हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक किया था एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। अब हम करेंगे एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड ए बबल। ड्रॉप और बबल में डिफरेंस क्या है? ड्रॉप में एक सरफेस हम सरफेस टेंशन के लिए काउंट करते हैं, आउटर सरफेस, और बबल में आउटर और इनर सरफेस दोनों को सरफेस टेंशन के लिए काउंट करेंगे। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड ए बबल। एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड ए बबल। तो मान लीजिए ये एक बबल है जिसका रेडियस है r, जिसके अंदर प्रेशर P है और बाहर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। सरफेस टेंशन इसका मान लीजिए T है। कंसीडर ए बबल ऑफ रेडियस r, surface tension T and pressure P। ये PA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल इज इक्वल टू P माइनस PA। ये एग्जस्ट प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर क्या करेगा? ये प्रेशर कोशिश करेगा बबल को एक्सपेंड करने की। तो इस प्रेशर, एग्जस्ट प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो आउटवर्ड force on bubble F, it will be P minus PA into surface area, because force होता है pressure into area, और surface area of bubble क्या होगा? 4 pi r square, क्योंकि bubble spherical होता है शेप में। This force tries to expand the bubble, tries to expand the bubble। तो मान लीजिए ये फोर्स बबल का रेडियस dr से इंक्रीज कर देता है। तो ये मान लीजिए नया सरफेस हो जाता है बबल का। तो ये इंक्रीज इन रेडियस, ये जो है ये है आपका dr। तो नया रेडियस क्या हो जाएगा? r प्लस dr। तो वर्क डन क्या होगा टू इंक्रीज रेडियस बाय dr? मैं यहां लिख देता हूं, लेट dr इज इंक्रीज इन रेडियस ऑफ बबल। तो इसके लिए वर्क डन W होगा F इंटू dr। F है आपका P माइनस PA इंटू 4 पाई r स्क्वेयर इंटू dr। ये हो गया आपका एग्जस्ट प्रेशर, वर्क डन बाय द नेट आउटवर्ड फोर्स। अब ये वर्क डन होना चाहिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जैसे ड्रॉप के लिए निकाली थी वैसे ही बबल के लिए। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा? ये होगा सरफेस टेंशन
multiply by increase in surface area of bubble, increase in surface area of bubble। तो स्टूडेंट यहां आप ध्यान दीजिए, हमने लिक्विड में यहां पर टी लिया था, सॉरी लिक्विड ड्रॉप में हमने टी लिया था, ए की सरफेस लिया था आउटर, क्योंकि ड्रॉप अंदर से फिल्ड अप होती है, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये एम्प्टी है। ये अगर एम्प्टी है तो क्या होगा, अंदर का भी सरफेस काउंट होगा और बाहर का भी। तो बबल के केस में दोनों सरफेस काउंट होंगे, तो यहां सरफेस टेंशन 2T आ जाएगा। इनटू इंक्रीज इन एरिया, वही 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पहले रेडियस आर था और बाद में आर प्लस डी आर हो गया, तो ये इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। तो यानी जो बबल के लिए डेरिवेशन है ये सेम है बिल्कुल जैसे कि ड्रॉप के लिए है, बस एक ही डिफरेंस है, ड्रॉप की जगह बबल वर्ड यूज किया है और सरफेस टेंशन T की जगह 2T लिया है। तो इसमें जो आपका रिजल्ट आया था ड्रॉप के लिए P माइनस पी ए इक्वल टू 2T बाई आर, इसमें क्या आएगा, वो डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 आया है, तो 4T बाई आर आएगा। P माइनस पी ए इक्वल टू 4T बाई आर। तो ये ध्यान से आप समझ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको बबल का आ गया तो समझ लिया आपको, सॉरी अगर आपने ड्रॉप वाला कर लिया तो समझ लिया आपका बबल का भी हो गया। बस ड्रॉप की जगह बबल लिखिए और T की जगह 2T, तो रिजल्ट भी डबल आ जाएगा। जो आपका ड्रॉप के लिए था P माइनस पी ए इक्वल टू 2T बाई आर, बबल के लिए आएगा P माइनस पी ए इक्वल टू 4T बाई आर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2T इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई डी आर स्क्वेयर प्लस 4 पाई इंटू 2R डी आर, तो 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वेयर। 4 पाई आर स्क्वेयर कैंसिल, डी आर स्मॉल है तो डी आर स्क्वेयर की टर्म निग्लेक्ट कर दो। सिंस डी आर is small, we can neglect dr square term। तो ये आपका हो जाएगा increase in potential energy is equal to 2T into, ये निग्लेक्ट कर दिया तो 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डी आर। लेकिन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल टू दिस वर्क डन, बिकॉज ये वर्क डन विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट वर्क डन इज इक्वल टू increase in potential energy। तो वर्क डन है P माइनस पी ए इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर इज इक्वल टू 2T इंटू 8 पाई आर डी आर, डी आर से डी आर कैंसिल, 4 पाई से 8 पाई तो ये 2 आ जाएगा, तो P माइनस पी ए इक्वल टू 2 इंटू 2 4 टी आर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, तो 4T बाई आर, तो P माइनस पी ए इक्वल टू 4T बाई आर। ये है एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड ए बबल। ड्रॉप के लिए आपका क्या था, 2T बाई आर, और क्योंकि यहाँ पे T की बजाय 2T आया है तो ये भी 2T के से 4T बाई आर हो गया। अब इसमें ये बबल है एयर में, मान लीजिए बबल इनसाइड ए लिक्विड हो, यहाँ लिक्विड है इस कंटेनर में, यहाँ एक बबल है, ये सब लिक्विड है, ये बबल है, तो क्या होगा, तो अब इसमें सिर्फ एक ही सरफेस काउंट होगा अंदर वाला, क्योंकि बाहर क्या है, लिक्विड है, बाहर एम्प्टी नहीं है।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ बबल इज इनसाइड ए लिक्विड, ये जो बबल था ये क्या था, एयर में था, इसलिए हमने बाहर PA लिया था। अगर बबल है इनसाइड ए लिक्विड, देन सिर्फ इनर सरफेस काउंट होगा, ठीक है। देन ओनली वन सरफेस, देन ओनली वन सरफेस और वो कौन सा होगा, इनर सरफेस। विल काउंट इन कैलकुलेशन। तो फिर एग्जस्ट प्रेशर आपका वन सरफेस के लिए क्या था, जो ड्रॉप का था वही आएगा, यानी 2T/R। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड ए बबल। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, तो मैं उसके लिए पहले यहां से इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब क्या है? कैपिलरी ट्यूब एक ट्यूब होती है जिसकी लेंथ एज कंपेयर टू रेडियस और डायमीटर बहुत ज़्यादा होती है। रेडियस में बी लाइक मिलीमीटर और लाइक ए 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर, एंड लेंथ में बी ए फ्यू सेंटीमीटर। तो कैपिलरी ट्यूब को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, ए ट्यूब of very fine bore throughout the length, throughout the length is called capillary tube, is called capillary tube, okay। एंड उस कैपिलरी ट्यूब में राइज या फॉल ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए capillary tube is called capillarity, okay। इसका एक दो एप्लीकेशन भी बता देता हूं मैं। वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, आपको बुक्स में भी लिखी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, oil rises in a wick of lamp due to कैपिलरी एक्शन। जो ऑयल लैंप होता है, आजकल तो नहीं यूज़ करते, पुराने ज़माने में यूज़ करते थे काफ़ी। तो ऑयल लैंप में एक विक होती थी, तो विक में ऑयल अपने आप राइज करता है। कैसे? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ऑयल राइजेज in a wick of lamp due to
कैपिलरी एक्शन। नंबर 2, जो आपका इंक पेन होता है उसकी निब स्प्लिट होती है बीच में से, दैट इज ऑल्सो टू प्रोवाइड कैपिलरी एक्शन। निब ऑफ पेन इज स्प्लिट, nib of pen is split to provide capillary action। तो वो जो स्प्लिट करते हैं निब को, तो वो जो छोटे से स्प्लिट से लाइन बनती है वो एज ए कैपिलरी काम करती है। तो स्टूडेंट्स ये था कैपिलरी ट्यूब को डिफाइन करना। तो हमने कहा यहाँ पे कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वो राइज या फॉल करेगा तो कितनी हाइट से राइज करेगा या कितनी डेप्थ से फॉल करेगा। तो मैं ये इरेज कर देता हूं क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशन काफी बड़ा है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। Height of a liquid in a capillary tube. Height of a liquid in a कैपिलरी ट्यूब, इसको कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला। हाइट ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब कैलकुलेट करनी है हमें। तो ये डायग्राम थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे। मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें इस लेवल तक आपने लिक्विड फिल किया हुआ है। कैपिलरी का वैसे तो रेडियस बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ डायग्राम अच्छे से बन सके तो मैं कैपिलरी का डायमीटर काफ़ी बड़ा दिखाऊंगा डायग्राम में। मान लीजिए ये एक कैपिलरी ट्यूब है जो आपने इस लिक्विड में डिप किया। तो क्या होगा कि मान लीजिए यहां तक, इस तरीके से यहां तक, ये ठीक से नहीं बना सरफेस, मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूं अच्छे से। मान लीजिए इस तरह से कॉन्केव मेनिस्कस बनता है इसमें। तो क्या होगा, इधर सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, ये एंगल थीटा बनेगा। इधर भी सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, ये एंगल थीटा बनेगा। मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मेनिस्कस को यहाँ पे टच कर रही है ये लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट है मान लीजिए h है, ओके। और ये जो लाइन है, ये लाइन मान लीजिए है AB और ये है CD, ओके। जी रेड वाली ऊपर वाली लाइन AB है, नीचे वाली CD है। और जो रेडियस है वो है R। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है R। तो हम यहां पर लिखते हैं, डिप ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन T। डिप ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R in a liquid
of surface tension capital T. Dp capillary tube of radius r in a liquid of surface tension T. तो अब क्या होगा, लिक्विड इसमें राइज करेगा। लेट द लिक्विड राइजेज टू ए हाइट h, और ये ऊपर से ऐसे मेनिस्कस होगा। लेट द लिक्विड राइजेज टू ए हाइट h, to a height h. T tension, it will act along the tangent. Tension T will act along the tangent. Tension T will act along the tangent. तो इस टेंशन का, क्योंकि ये सरफेस है, तो ये सरफेस क्या करेगा, ये रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। लेट द रिएक्शन इज आर, इसके टी के बिल्कुल अपोजिट होगा रिएक्शन आर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, टी के इक्वल ही होगा। इधर भी ऐसे ही रिएक्शन आर होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा टी के इक्वल। ओके, तो reaction R will be opposite to T. Reaction R will be equal and opposite to tension T. Okay? तो अब क्या करेंगे, हम R को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व R, तो क्या होगा, देखिए मेनिस्कस इस तरह से होगा, ये है ना, ये इस तरह से मेनिस्कस होगा। तो हर एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन होगा, उसका रिएक्शन होगा, और ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा बनेगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे ये रिएक्शन भी होगा और टेंशन भी होगा इस सरकमफ्रेंस पे। तो अगर मैं R को रिजॉल्व करता हूं, तो R को रिजॉल्व करने पे ऊपर की तरफ मेरा कंपोनेंट आएगा, R का मैग्नीट्यूड है T के इक्वल, तो ये आएगा T कोस थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा T साइन थीटा। R का मैग्नीट्यूड है T, तो इसलिए इधर कंपोनेंट T कोस थीटा, क्योंकि थीटा जिसके साथ बनता है लाइन के साथ, उधर कोस थीटा कंपोनेंट आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। ऐसे ही इसको भी रिजॉल्व करो, इधर T कोस थीटा और इधर T साइन थीटा। अब ये पॉइंट A और B क्या है, डायमीट्रिकली अपोजिट। डायमीट्रिकली अपोजिट मतलब ये डायमीटर है, ये तो एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो ये डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट है A और B, तो इसलिए इनका T साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और T कोस थीटा अपवर्ड दोनों का एक्ट करेगा। इसी तरह से हर एक पॉइंट पर इसके कोरस्पोंडिंग इधर कोई डायमीट्रिकली अपोजिट होगा, इसके कोरस्पोंडिंग इधर कोई डायमीट्रिकली अपोजिट होगा, हर पॉइंट का एक डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा, और उनके T साइन थीटा कंपोनेंट इसी तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओनली T कोस थीटा हर जगह बचेगा। जैसे यहां भी ऊपर T कोस थीटा लगेगा, यहां भी T कोस थीटा लगेगा, यहां भी T कोस थीटा लगेगा। तो हर पॉइंट पर ऑन दिस सरकमफ्रेंस, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये इस सरकमफ्रेंस पे T कोस थीटा हर पॉइंट पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और T साइन थीटा डायमीट्रिकली अपोजिट होने की वजह से सब कैंसल आउट हो चुके होंगे। तो T कोस थीटा एट एवरी पॉइंट is in upward direction, number 1. T cos theta at every point is in upward direction.
and t sin theta due to two diametrically opposite points will cancel out. T sin theta due to two diametrically opposite points will cancel out. तो ये t sin थीटा सभी कैंसिल आउट हो गए, t cos थीटा हर पॉइंट पर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ? नेट अपवर्ड फोर्स ये क्या होगा? t cos थीटा। t क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स निकालना है तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे और वो लेंथ क्या आएगी? सरकमफ्रेंस के ऊपर इक्वल 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट पर ये t cos थीटा फोर्स लग रहा है। और ये जो सरकमफ्रेंस होगी ये क्या होगी? सर्कुलर होगी, तो इसलिए सॉरी 2 पाई आर टोटल लेंथ हो जाएगी जितने पे ये t cos थीटा फोर्स लग रहा है अपवर्ड। तो नेट अपवर्ड फोर्स t cos थीटा इंटू 2 पाई आर, क्योंकि t सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया। इतना नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है। और जब ये इक्विलिब्रियम में है, यानी यहां तक राइज किया, उसके बाद अब रेस्ट पर है ये लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेट अपवर्ड फोर्स है इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी इन दिस रीजन। यहां इस लेवल ऑफ लिक्विड जो कंटेनर में, इससे ऊपर जितने भी लिक्विड है, जितना भी लिक्विड है कैपिलरी में, उसके वेट के इक्वल होना चाहिए ये। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, वो वेट निकालते हैं। तो वेट होता है mg, तो m चाहिए यानी मास ऑफ लिक्विड चाहिए यहां से यहां तक कितना है। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम रो मान लेंगे, तो पहले यानी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? वेट ऑफ लिक्विड यहां से यहां तक। वेट mg होता है, g तो हमें पता है, m निकालना है। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हम रो मान लेंगे, तो वॉल्यूम निकालते हैं यहां से यहां तक कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब वो किसके इक्वल होगा? देखिए कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो क्या है? r है, यानी यहां से यहां तक ये जो है ये r है। ये क्या है? r, रेडियस कैपिलरी ट्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल लिक्विड क्या हुआ? ये यहां वाला स्पेस क्या है? ये खाली है, ये वाला मेनिस्कस इस तरह से, यानी लिक्विड इसके नीचे नीचे है यहां। ओके, तो एक तो ये सिलेंडर हो जाएगा ऑफ रेडियस r, हाइट h। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट ये क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम होगा जिसका रेडियस r है, हाइट h है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h प्लस, अब बच गया ABCD। ABCD में ये नहीं है लेकिन, है ना, तो मैं क्या करता हूं, पूरे ABCD का ABCD इसका वॉल्यूम निकाल के, और ये जो पार्ट है ये क्या है? हेमिस्फीयर है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट बच गया आपका, ये क्या? हेमिस्फीयर है। तो मैं ABCD का वॉल्यूम निकाल के, ABCD का वॉल्यूम निकाल के, उसमें से ये खाली वॉल्यूम है जो जिसमें लिक्विड नहीं है, ये हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा मतलब, इसको माइनस कर दूंगा। तो प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट भी क्या है? ये हाइट r है, एंड हाइट r माइनस ये पार्ट क्या है? खाली है। ये वाला जो पार्ट है, यहां कुछ नहीं है इस पार्ट में, इस पार्ट में
कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है, हेमिस्फीयर है ऑफ रेडियस आर, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, इसको मैं V लिख देता हूं। ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, हाइट h, पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट आर, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, r है, तो r स्क्वायर इंटू आर, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर यानी आधे स्फीयर का क्या हो जाएगा, उसका आधा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो V इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया पाई आर स्क्वेयर एच पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 2/3 होता है 1/3, पाई आर क्यूब कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2/3, तो 1/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। तो ये V आ गया आपका, इसमें से पाई आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ इनमें तो क्या बचेगा, H प्लस आर बाय 3, H प्लस आर बाय 3 इंटू ये पाई आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे मास आएगा, और G से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा। ओके, तो मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वेट क्या होगा, तो स्टूडेंट्स मैं अभी डायग्राम को रख लेता हूं, तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। मैं अभी डायग्राम को रख लेता हूं, हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डायग्राम यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसके नीचे से इरेज करता हूं, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से इरेज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैं अब लिखूँगा वो आपको इसके नीचे यहाँ लिखना है अपनी नोटबुक में। डायग्राम मैं इसलिए अभी इरेज नहीं कर रहा, शायद हमें ज़रूरत पड़ जाए। तो ये मास हो गया, तो वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, वो क्या होगा, मास V इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड G, mg होता है वेट। अब ये वेट किसके इक्वल होना चाहिए, नेट अपवर्ड फोर्स के। तो इन इक्विलिब्रियम, EQM इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। वेट, WT का मतलब है वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। तो नेट अपवर्ड फोर्स है T कोस थीटा इंटू 2 पाई आर, तो T कोस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ये क्या है, ये रहा वेट ऑफ लिक्विड, V रो G, V की ये वैल्यू रखो, पाई आर स्क्वेयर इंटू H प्लस आर बाई 3 रो G। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से आपका H प्लस आर बाई 3 किसके इक्वल आएगा,
ये है t cos थीटा इंटू 2 पाई r डिवाइड बाय पाई आर स्क्वेयर रो जी, पाई आर स्क्वेयर रो जी। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2t कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वेयर क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा नीचे, रो जी। तो ये आ जाएगा आपका h प्लस आर बाई 3 इक्वल टू 2t कोस थीटा बाय आर रो जी। लेकिन हमने बात की थी कि रेडियस ऑफ कैपिलरी एज कंपेयर टू इट्स लेंथ बहुत स्मॉल होता है, और एज कंपेयर टू हाइट जो होगा लिक्विड कॉलम का वो भी एज कंपेयर टू दैट भी बहुत स्मॉल होगा। तो इफ r इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू h, देन h प्लस आर बाई 3 इसको आप अप्रोक्सीमेटली h ले सकते हैं। तो इसमें अगर आप रखोगे तो h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो g. So this will be the height of liquid column in a capillary tube. अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं नीचे से। तो फॉर लिक्विड विच वेट द साइड ऑफ कंटेनर थीटा लेस देन 90 होता है, और उनके लिए कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90 के लिए कोस थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। फॉर लिक्विड विच वेट द साइड ऑफ कंटेनर theta is less than 90, so cos theta is positive। और अगर cos theta पॉजिटिव है तो यानी h भी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये सभी क्वांटिटीज तो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। सो h इज पॉजिटिव। h पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी। सो लिक्विड विल rise in the capillary। इसका एग्जाम्पल है वाटर इन ग्लास कंटेनर। एग्जाम्पल वाटर इन ग्लास कंटेनर। दूसरा, फॉर लिक्विड which do not wet side of container, तो उनके लिए थीटा होगा ग्रेटर देन 90, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कोस थीटा आपका नेगेटिव होता है। कोस थीटा आपका नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। आप क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, ये टोटल है भाई 0 से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। कोस थीटा, और सॉरी 90 डिग्री लिख दिया मैंने यहाँ पे इसको, कोस थीटा नेगेटिव, सो h इज नेगेटिव। h नेगेटिव का क्या मतलब है, H नेगेटिव का मतलब है कि जो लेवल है लिक्विड का कैपिलरी में वो इससे नीचे चला जाएगा। सो लिक्विड डिप्स इन द कैपिलरी। सो लिक्विड डिप्स इन द कैपिलरी। ओके, इसका एग्जाम्पल है मरकरी, Hg होता है मरकरी आपका इन ग्लास कंटेनर। मर्करी इन ग्लास कंटेनर, तो उसके लिए थीटा आपका मोर देन 90 होता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स एसेंट फॉर्मूला हाइट ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, यानी एक कैपिलरी ट्यूब में कोई लिक्विड कितना राइज करेगा या कितना फॉल करेगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। अगर ये लेंथ सफिशिएंट ना हो, जहां तक लिक्विड जा सकता है उतनी लेंथ ही ना हो, हाइट ही ना हो कैपिलरी ट्यूब की, तो क्या होगा, ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं पहले इरेज कर देता हूं, बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। राइज ऑफ ए लिक्विड in a capillary tube of insufficient length. Rise of a liquid in a capillary tube of insufficient length. तो मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, इसमें यहाँ तक आपने लिक्विड फिल किया हुआ है और यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब में इस तरह से ये मेनिस्कस है, यहाँ तक लिक्विड राइज किया हुआ है। तो ये रेडियस है कैपिलरी की स्मॉल आर, और जो ये मेनिस्कस है, ये वाला मेनिस्कस, ये मेनिस्कस कॉन्केव, इसको मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर देता हूँ इस तरह से। तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। ये जो मेनिस्कस था आपका ये वाला, इसको मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। ये मान लीजिए कैपिटल आर है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये आपका थीटा बनेगा। तो ये आर है, ये कैपिटल आर है, और ये एंगल यहाँ पर थीटा है। तो अब हम अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालें तो ये आपका आता है कैपिटल आर बाय स्मॉल आर विल बी कोस थीटा, बिकॉज बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। तो यहाँ से आपका स्मॉल आर आ गया इक्वल टू कैपिटल आर कोस थीटा। तो R इक्वल टू आर कोस थीटा। अब हमारे पास एसेंट फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी डिराइव किया था। फ्रॉम एसेंट फॉर्मूला H इक्वल टू 2t कोस थीटा बाय आर रो जी। तो H इक्वल टू 2t कोस थीटा डिवाइड बाय स्मॉल आर की ये वैल्यू रख दो, कैपिटल आर कोस थीटा इंटू रो इंटू जी। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल, तो 2t बाय आर रो जी, और h इंटू कैपिटल आर विल बी 2t बाय रो जी। t सरफेस टेंशन, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ना तो सरफेस टेंशन चेंज होगी ना डेंसिटी चेंज होगी लिक्विड की, तो H इंटू आर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। तो इट इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इट मीन्स क्या होगा कि अगर आपकी जो कैपिलरी जिसमें लिक्विड राइज कर रहा था उसको आपने कट कर दिया तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगी, वो लिक्विड का मेनिस्कस इस तरह से H और R को एडजस्ट करेगा। H क्या था, ये हाइट थी, है ना। H और R इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि H इंटू आर कॉन्स्टेंट रहे। ओके, तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो हम यहां लिखेंगे इफ वी कट द कैपिलरी ट्यूब, इफ वी कट द capillary tube, if we cut the capillary tube, the liquid spreads in such a way, the liquid spreads in
such a way that HR is constant, that H into R is constant and liquid do not overflow from capillary. And liquid do not overflow from capillary. तो ये सरफेस और ज़्यादा फ्लैट होता जाएगा जितना ज़्यादा आपकी हाइट कम होती जाएगी, क्योंकि फ्लैट होगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर एच कम होगा तो आर बढ़ जाएगा, एच बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा, सो दैट एच इंटू आर इज कॉन्स्टेंट। तो लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। एक्टिविटी ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से क्लॉथ वॉश करने में इजी हो जाता है। नंबर 1, डिटर्जेंट्स decrease surface tension of water। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी सरफेस टेंशन कम होता है। नंबर 2, by heating surface tension of water decreases, of water decreases। तो हीट करने से भी पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक सरफेस टेंशन, और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड्स कंप्लीट हो गया है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्सप्रेशंस एंड डेरिवेशंस हैं, काफ़ी हैं, लेकिन वो भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़े लेंथी हैं। तो आप मेहनत करोगे तो अच्छे से ये चैप्टर कर पाओगे। और आप 11th में जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे 12th में आपको उतनी कम करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे सुजेस्ट करूँगा आपको कि आप 11th में अच्छे से मेहनत कीजिए, सो दैट आपको 12th ईजी लगे और 12th में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।